पूछिए। एरर क्या है? हाँ, अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ। क्या एरर है? क्या एरर बता रहा है, वही तो पूछ रहा हूँ। एरर की लास्ट लाइन तो पढ़ी होगी आपने। एरर पढ़ा भी नहीं आपने तो बताओ ना क्या एरर आ रहा है। वही तो कह रहा हूँ कि क्या एरर बता रहा है। जाओ एरर पढ़ के आओ, क्या बता रहा है। हाँ, रिस्टार्ट। एरर पढ़ने को बोला था, क्या एरर बता रहा है बताओ, क्या बता रहा है। हम्म, आपने टेबल ऑफ हम दो बार डिफाइन कर दोगे। हाँ, दो बार कैसे डिफाइन कर दोगे? स्क्रीन से भूल गए। हम्म, यहाँ पे आपने टेबल्स को एबीसी के अंदर डिफाइन कर दिया, तो टेबल्स को क्यों यूज करोगे, एबीसी को नहीं यूज करोगे। आपने टेबल्स को तो एबीसी के अंदर डिफाइन कर दिया ना, तो टेबल्स को क्यों यूज करोगे दोबारा। टेबल्स तो अब एबीसी के अंदर है। हाँ जी, वेलकम। ठीक है, स्टार्ट करते हैं गाइस। 3:15 तक क्लास है आज, ठीक है। तो एक बार देख लो फटाफट। विपिन, विपिन देख लो वरना दोबारा एक्सप्लेन नहीं करूंगा। चलो ठीक है। कोड आपके पास ऑलरेडी है, इसे खोल लो, ठीक है। सबसे पहले हमने मॉड्यूल्स इंपोर्ट किए हुए हैं अपने, जो भी हमारे रिक्वायरमेंट के मॉड्यूल्स हैं, ठीक है। जो बेसिक मॉड्यूल्स हैं, टॉर्च और एनएन, वो तो पता ही है आप लोगों को क्यों यूज होते हैं, राइट। उसके बाद मैंने एक मॉड्यूल इंपोर्ट किया है कॉल्ड फंक्शनल, ठीक है। फंक्शनल मॉड्यूल का क्या काम है कि इसके अंदर ना हमारे पास एल्गोरिथम्स होती हैं, ठीक है, जैसे वैल्यू वगैरह की एल्गोरिथम्स होती है ना, ये सारी एल्गोरिथम्स इसके अंदर होती है। मैं डायरेक्टली यूज कर सकता हूँ एल्गोरिथम्स को, इसलिए मैंने फंक्शनल यूज किया है। उसके बाद मैथ्स है, ठीक है। मैथ का जो मॉड्यूल है दैट इज बेसिकली यूज टू सॉल्व इक्वेशंस, ठीक है। जो इक्वेशंस मेरे को यहाँ से मिलेंगी उनको सॉल्व करने के लिए मैथ यूज करता हूँ मैं, ठीक है। एंड देन वी हैव टिक टोकन, ठीक है। टिक टोकन जैसे मैंने बताया था कि हमने पहले क्या किया था, जो टोकनाइजेशन का प्रोसेस था वो खुद किया था, उसकी एल्गोरिथम हमने खुद लिखी थी, ठीक है। तो मैंने आपको ना एल्गोरिथम लिखनी डेफिनेटली बताई थी, बट हम जो एल्गोरिथम लिखते हैं ना वो डेफिनेटली इतनी ज्यादा रिसर्च नहीं होती, इतनी ज्यादा एडवांस नहीं होगी, राइट। तो उससे थोड़े से प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, तो इस बार हम जो एल्गोरिथम यूज कर रहे हैं वो प्री डिफाइंड एल्गोरिथम यूज कर रहे हैं टोकनाइजेशन के लिए, तो दैट इज टिक टोकन, ठीक है। इतना तो समझ आया। उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन है,
ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन के हर एक वर्ड का मतलब जैसे मैं बता चुका था, और दोबारा बताते हैं, कोई इशू नहीं है। सबसे पहले वी हैव वोकैबुलरी साइज। ठीक है, वोकैबुलरी साइज बेसिकली मतलब होता है वोकैबुलरी साइज का कि हम ना कितने यूनिक वर्ड्स अपने बैग ऑफ वर्ड में रख रहे हैं। ठीक है, कि भाई जो मेरा टेक्स्ट है उसके अंदर रिपीटिंग वर्ड्स होंगे ऑब्वियसली, तो उसमें से यूनिक वर्ड्स कितने हम मैक्सिमम अलाउ कर रहे हैं। तो मैक्सिमम अलाउ कर रहे हैं 50,257 वर्ड्स। ठीक है। ये जो नंबर है ये जीपीटी 2 का स्पेसिफिक नंबर है। ठीक है, कि अगर हमें जीपीटी 2 के लेवल को अचीव करना है तो वी नीड सेम कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है। उसके बाद वी हैव एन एम्बेड। ठीक है, नंबर ऑफ एम्बेडिंग्स। ठीक है, अब भाई टेक्स्ट को इंटीजर्स में कन्वर्ट करना है, राइट। तो एक बार में जो हमारी एम्बेडिंग लेयर होगी वो कितने इनपुट्स लेगी, कितने वर्ड्स को इनपुट लेगी, दैट इज 256। ठीक है। उसके बाद वी हैव एन हेड एंड एन लेयर। ठीक है, ये दोनों कंबाइंड है। ठीक है, तो जो एन हेड है दैट बेसिकली डिफाइंस कि भाई जो मेरी एक ट्रांसफॉर्मर की लेयर होगी उसके अंदर कितने पैरामीटर्स नहीं, मतलब कितने इनपुट ले सकती है, 8 इनपुट ले सकती है। और जो एन लेयर है, ऐसी नहीं नहीं डिवाइड नहीं, ऐसी 4 लेयर है हमारे पास। हाँ, ऐसे 4 लेयर है हमारे पास। ठीक है। उसके बाद ये है ब्लॉक साइज। ठीक है, ब्लॉक साइज इज कि जो भी मेरा टेक्स्ट आ रहा है उसको मैं कितने वर्ड्स के पार्ट्स में डिवाइड करके अपने मॉडल को भेजूंगा। मैंने इसे 256 इसलिए लिया है कि जो यहाँ पे एन एम्बेड है, जो कि मेरी एम्बेडिंग है, वो एक बार में 256 वर्ड लेती है। तो मैं दूंगा भी तो उसे 256 वर्ड्स ही ना, और मैं कम वर्ड में एक्सेप्ट करती है, ज्यादा दूंगा तो इशू आएगा। इसलिए मेरा ब्लॉक साइज सेम वही 256 है एज एन एम्बेड। ठीक है। मैंने ड्रॉप आउट की परसेंटेज डिफाइन करी कि भाई मैं 10% जब भी ड्रॉप आउट यूज करूंगा 10% ऑफ द न्यूरॉन्स ऑफ करना चाहता हूं। ठीक है। उसके बाद मैंने बैच साइज लिया। ठीक है, बैच साइज होता है कि भाई जो ब्लॉक्स है मेरे, वो एक बार में कितने ब्लॉक्स मैं अपने मॉडल को दूंगा। ठीक है, डेफिनेटली प्रोसेस वो ब्लॉक बाय ब्लॉक होगा, बट एक यू कैन से ट्रेनिंग लूप में या फिर एक आइटरेशन में मैं कितने ब्लॉक्स दूंगा, विच इज 16। मतलब 256 वर्ड्स के 16 ब्लॉक्स में दे रहा हूं उसे। ठीक है, तो बैच साइज होता है नंबर ऑफ ब्लॉक्स, एक ब्लॉक के अंदर 256 वर्ड्स हैं यहाँ पे। ठीक है। उसके बाद वी हैव मैक्स इटरेशंस। ठीक है, कि भाई किसी भी पॉइंट को फिट करने के लिए वो मैक्सिमम कितनी बार ट्राई करेगा। ये हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन में, सॉरी, हाँ लॉजिस्टिक रिग्रेशन में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं मैक्स इटरेशन क्या होता है ना। किसी भी पॉइंट को एक अपने मॉडल में फिट करने के लिए वो कितने इटरेशंस कितनी बार मैक्सिमम ट्राई करेगा, राइट। उसके बाद वी हैव इवैल इंटरवल। ठीक है, इवैल इंटरवल का मतलब क्या होता है कि भाई जब इवेल्युएशन चलेगी मेरे मॉडल की, जब मेरे मॉडल की टेस्टिंग चलेगी, ठीक है, तो वो कितने टाइम उसका वेट करेगा। आई थिंक ये हमने कहीं भी यूज नहीं किया है, मैंने सिर्फ लिखा हुआ है इसे, और इसको हमने यूज कहाँ पे किया है। अच्छा, इसको हमने ट्रेनिंग इवेल्युएशन के टाइम पे यूज किया है। ठीक है, हम बेसिकली यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि जो हम अपने मॉडल की ट्रेनिंग कर रहे हैं ना, साथ के साथ हर एक ट्रेनिंग लूप के बाद उसका इवेल्युएशन करते जा रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे वही है कि इवैल इंटरवल कितने इंटरवल्स पे इवेल्युएशन होगा उसका, हर 100 इंटरवल पे उसका इवेल्युएशन होगा। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे ना, हम थोड़ा सा कंसेप्ट डिफरेंट यूज कर रहे हैं। यहाँ पे मैं ट्रेनिंग के साथ साथ इवेल्युएशन कर रहा हूँ। ठीक है, जब मेरी ट्रेनिंग के लूप चल रहे हैं ना, उसी के साथ साथ इवेल्युएशन भी करवा रहा हूँ। ठीक है, तो इवैल इंटरवल का मतलब क्या है कि कितने ट्रेनिंग लूप्स के बाद मैं इवेल्युएशन करवा रहा हूँ। तो हर 100 ट्रेनिंग लूप के बाद उस मॉडल की मेरी इवेल्युएशन हो जाएगी। ठीक है, हम इसके अंदर कुछ हजार बार आई थिंक वो कर रहे हैं ट्रेनिंग उसकी। ठीक है, तो मतलब 10 बार टोटल इवेल्युएशन होगी। ठीक है, लर्निंग रेट वही जो मेरा ऑप्टिमाइजर होता है उसको मेरे को देना पड़ता है लर्निंग रेट, कि कित स्पीड से वो लर्न करेगा। इट इज 0.0003, मतलब 0 पॉइंट के बाद 3 जीरो फिर 3, ई को सॉल्व करते हैं जब हम, है ना। और आपको पता है ये लर्निंग रेट हम हमेशा कम से कम देने का ट्राई करते हैं। अगर बहुत ज्यादा देते हैं तो फिर मॉडल सीख तो बड़ी जल्दी जाता है, बट एक्यूरेसी में दिक्कत आती है। ठीक है ना, इसका एग्जांपल भी दिया था मैंने कि अगर मैं आपको एक पर्टिकुलर चीज 1 महीने में पढ़ाऊं या फिर वो सेम चीज 6 महीने में पढ़ाऊं, 6 महीने में ज्यादा बेटर समझ आएगी, है ना। उसके बाद बस मैंने डिवाइस सिलेक्शन किया है, ये भी हम लोग काफी टाइम से करते आ रहे हैं। इसका मतलब भी पता होगा आपको कि भाई जीपीयू है तो जीपीयू वरना सीपीयू। ठीक है, इसके बाद आता है मेरा सबसे पहला फंक्शन विच इज डेटा प्रोसेसिंग का। ठीक है, मैं डेटा को किस तरीके से प्रोसेस कर रहा हूँ। ठीक है, अब इसके अंदर मेरा गोल क्या है
कि मैं ना जो भी मेरा डेटा आ रहा है उसको मेरे को ब्लॉक साइज के हिसाब से हाँ इसको मेरे को ब्लॉक साइज के हिसाब से कन्वर्ट करना पड़ेगा। मैंने बताया कि मेरा मॉडल एक बार में 256 वर्ड्स का इनपुट लेता है। अब मेरे डेटा में तो हजारों वर्ड्स होंगे, तो मेरे को उसको 256 करके अपने मॉडल को देना है। तो मेरे को उसको 256 में डिवाइड भी करना है ना। तो मैंने वही इस गेट पैच से वही चीज अचीव करी है। कहाँ पे? हाँ उस पे आ रहे हैं, अभी एक एक लाइन बताऊंगा, डोंट वरी। नहीं नहीं, अभी तो मैं इस फंक्शन में कर क्या रहा हूँ मैं वो बता रहा हूँ। ठीक है, तो मैं अपने जो टेक्स्ट है उसको 256 के ब्लॉक्स में डिवाइड करना चाहता हूँ। ठीक है, तो उसके लिए ये फंक्शन लिखा हुआ है मैंने। इसके अंदर कर क्या रहे हैं हम, मैंने तीन सबसे पहले पैरामीटर्स लिए, स्प्लिट, ट्रेन डेटा और वैलिडेशन डेटा। ठीक है, कि भाई मेरा गोल क्या है कि मैं एक बार ना यूजर से जहां से भी मतलब इस फंक्शन को कॉल करूंगा वहां से सबसे पहले तो ये पूछ लूं कि जो ट्रेनिंग का डेटा को बैच में कन्वर्ट करना है या फिर वैलिडेशन वाले डेटा को। ठीक है, तो मैंने दोनों तरीके के डेटा ले लिए और स्प्लिट ले लिया। ठीक है, स्प्लिट या ट्रेन होगा या टेस्ट होगा। है, अच्छा अच्छा, ले लो ले लो। बैग कहाँ पे, ये वाला, हाँ ले लो। चेक कर लो आप, कोई बात नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले मैंने एक वेरिएबल लिया डेटा स्प्लिट का। ठीक है, डेटा स्प्लिट के अंदर मेरे को वो वाला डेटा चाहिए जो सा भी मैं स्प्लिट करना चाहता हूँ। ठीक है, उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने किया ट्रेन डेटा इफ स्प्लिट इक्वल्स ट्रेन, मतलब अगर स्प्लिट जो यहाँ पे वेरिएबल था इसकी वैल्यू ट्रेन है तो ट्रेनिंग का डेटा आ जाएगा, वरना वैलिडेशन का डेटा लेंगे हम। ठीक है, सिंपल सा मैंने डेटा सिलेक्ट किया स्प्लिट के हिसाब से। ठीक है, उसके बाद मैंने एक वेरिएबल लिया आई एक्स, बेसिकली मैं इंडेक्सेस की एक लिस्ट बनवा रहा हूँ इससे। ठीक है, यहाँ पे मैंने मॉड्यूल कौन सा यूज किया, टॉर्च डॉट रेंडेड। ठीक है, मतलब रैंडम इंटीजर जनरेट करने का एक मॉड्यूल है रेंडेड, उसको यूज किया। ठीक है, फिर मैंने दिया क्या कि भाई मेरे को स्टार्टिंग और एंडिंग नंबर देना होता है, रैंडम इंटीजर्स, उनको जनरेट करता है। हाँ मतलब मैं उसे स्टार्टिंग पॉइंट दूंगा, एंडिंग पॉइंट दूंगा, उसके बीच में से कोई भी एक नंबर उठा के देगा मेरे को। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या हुआ, लेंथ डेटा स्प्लिट। ठीक है, कि भाई जितना भी मेरे पास डेटा है उसकी टोटल लेंथ, हाँ जी, उसकी लेंथ निकाल ली ना। नहीं नहीं, पहले लेंथ निकलेगी, अंदर वाला पहले सॉल्व होता है ना, अंदर वाला ब्रैकेट पहले सॉल्व होता है ना। हो गया। ठीक है, सुन लो गाइस, सुन लो। लेंथ डेटा स्प्लिट मतलब मेरा जितना भी डेटा है, जो भी डेटा है वेदर ट्रेनिंग का डेटा या वैलिडेशन का डेटा, उसकी लेंथ मिल जाएगी मेरे को। ठीक है, कि भाई वो कितना लंबा है, उसके अंदर हमारे पास डेटा आ रहा है। ट्रेनिंग या वैलिडेशन का कोई सा भी डेटा हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द स्प्लिट। अगर स्प्लिट की वैल्यू ट्रेन है, आगे पूरी लाइन भी तो पढ़ो। हाँ, कि भाई अगर स्प्लिट की वैल्यू ट्रेन है तो डेटा स्प्लिट में ट्रेनिंग का डेटा जाएगा, अगर नहीं है वरना वैलिडेशन का डेटा जाएगा। हाँ, ठीक है, आया समझ। अब दूसरी वाली इसके नेक्स्ट वाली लाइन में हम रैंडम इंटीजर निकाल रहे हैं। मैंने सबसे पहले लेंथ ऑफ डेटा स्प्लिट, भाई डेटा स्प्लिट के अंदर जो भी डेटा है उसमें टोटल कितने वर्ड्स है उसकी लेंथ आ गई मेरे पास। ठीक है, माइनस किया ब्लॉक साइज। ठीक है, 256 में यहाँ पे ब्लॉक साइज डिफाइन किया था मैंने, तो जो भी लेंथ है उसमें से 256 पीछे चले गए हम। ठीक है, और मैंने कॉमा किया बैच साइज। ठीक है, ये रहा बैच साइज 16। ठीक है, कि भाई जो मेरा क्या हो गया, बता रहा हूँ।
बैटरी खराब हो रही है तुम्हें लग रहा है? तो बड़े आगे, ठीक है। ये वाला लाइन समझ आ गई, डेटा स्प्लिट के अंदर डेटा आ गया, नहीं आई? देखो देखो देखो, लेंथ के, ठीक है, हाँ जी, हाँ माइनस करके, नहीं नहीं कितने पार्ट में नहीं, एक पार्ट कितना लंबा है। ब्लॉक साइज और बैच साइज अलग अलग वर्ड्स हैं। हाँ, बैच साइज का मतलब है कि जो मैंने ये रेंज दी, एक नंबर आ जाएगा ना कि भाई लेंथ मान लो लेट से 1000 थी, उसमें से 256 माइनस हुआ, जो भी नंबर आया अब वो जीरो से वहां तक नंबर उसके पास रेंज आ गई, ठीक है। कमा करके मैंने बैच साइज दिया कि भाई इस रेंज में से 16 इंटीजर निकाल के दो मेरे को। हाँ, क्योंकि एक ब्लॉक मेरा 16 का है ना, सॉरी एक बैच 16 ब्लॉक्स का है, तो 16 नंबर निकाल के दो मेरे को इसमें से, ठीक है। कर रहे हैं कर रहे हैं। नहीं आई एक्स, तो ये जो 16 नंबर की लिस्ट है ये आई एक्स में स्टोर हो गई ना, कुछ भी लिख दो, वो तो वेरिएबल है, ठीक है ना। अच्छा ये एक्चुअली मैं इसमें आई डी एक्स लिखने वाला था इंडेक्स के लिए, वो डी रह गया होगा, ठीक है। सो अब अगले वाले में मैंने क्या किया, मैंने एक्स और वाई दो वेरिएबल लिए, ठीक है। अब ना इस वाले कंसेप्ट को समझने के लिए आपको एआई वर्क कैसे करता है उसका एक छोटा सा पार्ट समझना पड़ेगा, ठीक है। जितने भी मैं मॉडल की बात करूं जो टेक्स्ट जनरेट करते हैं, वो वर्क कैसे करते हैं, वो ना उसको हम एक स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस देते हैं एंड वो ट्राई करते हैं उस सेंटेंस को आगे के वर्ड गेस करने की, कंप्लीट करने का उसको, ठीक है। तो अगर मैं इसको एक्स और वाई के परस्पेक्टिव से देखूं, तो एक्स इज अ बेस वेरिएबल जो मैं सेंटेंस का आधा पार्ट दे रहा हूं, है ना, वाई जो बचा हुआ पार्ट है, ठीक है। इसको मैं इस तरीके से भी देख सकता हूं कि भाई पहला वर्ड एक्स, अगला वर्ड वाई, ठीक है। हाँ, अब इसी कंसेप्ट को हमने कोड में ट्रांसलेट किया है, ठीक है। मैंने क्या किया है, मैंने टॉस डॉट स्टैक यूज किया, बेसिकली डेटा स्टोर करने का तरीका है, ठीक है। हमारे पास अलग अलग डेटा स्टोर करने के तरीके होते हैं, क्यूज स्टैक्स, ये पाइथन में जो डीएसए पढ़ते हैं ना, पाइथन में कंसेप्ट होता है डीएसए का, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स। तो पाइथन में कंसेप्ट होता है डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स का, मतलब पाइथन में क्या हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कंसेप्ट होता है डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स का, ठीक है। उसके अंदर हमारे पास डेटा स्टोर करने के अलग अलग तरीके होते हैं, ठीक है। तो स्टैक भी उनमें से एक तरीका है। बेसिकली स्टैक का मतलब क्या होता है, जैसे आपने डेटा डाला, उसके ऊपर कुछ और डेटा, उसके ऊपर कुछ और डेटा, तो जब उसे एक्सेस करोगे तो सबसे लास्ट में जो आपने डेटा डाला था वो सबसे पहले मिलेगा आपको। बात समझ आ रही है? देखो स्टैक और क्यू दो तरीके से हम डेटा स्टोर करते हैं, ठीक है। क्यू सिंपल लाइन लगती है, आपने देखा होगा जैसे मूवी की कोई टिकट वगैरह खरीदने के लिए लाइन लगती है ना लोगों की, तो जो सबसे पहले आया लाइन में उसको सबसे पहले टिकट मिलेगी, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, ये होता है क्यू, ठीक है। स्टैक का मतलब क्या होता है कि भाई आपके पास लेट से बहुत सारी बुक्स थी, ठीक है, आपने उनको एक के ऊपर एक रखना शुरू किया, ठीक है। तो सबसे पहले रखी, फिर दूसरी रखी, फिर तीसरी रखी, है ना। तो अब स्टैक के अंदर क्या होगा, जो आपने सबसे आखिरी में बुक रखी थी वो सबसे पहले निकालोगे ना उसमें से, तो ये होता है स्टैक, ठीक है। तो ऑल्सो स्टैक का भी मतलब है कि भाई जो डेटा मैं इसे दे रहा हूं वो स्टैक के फॉर्म में स्टोर कर लेगा इसमें, ठीक है। डेटा कौन सा दे रहा हूं, डेटा मैं इसे दे रहा हूं, एक लिस्ट बनाई पहले, तो मैंने ये वाला ब्रैकेट देख रहे हो यहाँ पे, एक केक मैंने लिस्ट बना दी, ठीक है। लिस्ट किस चीज की बनाई, डेटा स्प्लिट जो मेरा यहाँ पे डेटा था उसमें आई से लेके आई प्लस ब्लॉक साइज का, ठीक है। अभी आई कहां से आ रहा है वो बताऊंगा, बट आई से लेके आई प्लस ब्लॉक साइज तक की लिस्ट बनाई मैंने, ठीक है। आई कहां से आ रहे हैं, फॉर आई इन आई एक्स, उसने मेरे को इंटीजर्स निकाल के दिए थे, ठीक है। तो हर एक इंटीजर के हिसाब से मैं ब्लॉक्स बना रहा हूं, ठीक है। मान लो लेट से इंटीजर थे 1 2 3, अभी के लिए 3 ले लेते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ कि भाई 1 से लेके 1 + 256 मतलब 257 इंडेक्स तक वो डेटा निकाल दिया उसने, एक एलिमेंट निकाल दिया, ठीक है। ये मेरे पास एक बैच आ गया, वो अगले पे जाएगा 2 पे, 2 से लेके 256 तक, 258 तक उसने निकाल दिए, वो मेरा दूसरा बैच आ गया। इस तरीके से वो जितने भी यहां से मैंने इंडेक्सिंग करी थी ऊपर, उतने उसने बैच निकाल दिए, मतलब इंडियन 16 बैच निकाल दिए उसने, 16 ब्लॉक निकाल दिए, सॉरी, ठीक है। बैच तो वो होंगे ना, 16 ब्लॉक निकाल दिए उसने, मतलब एक बैच निकाल दिया। बात समझ आई? सेम चीज मैंने वाई के लिए की है। वाई में डिफरेंस क्या है कि भाई अब ना जो भी एक्स है उसकी जस्ट अगला वर्ड ले रहा हूं मैं, जो भी एक्स के अंदर देता है उसका
हाँ, डेटा कॉल कर रहे हैं मतलब? अरे गाय थोड़ा शांत। हाँ, जब हम फंक्शन में यहाँ पे ट्रेनिंग डेटा और वैलिडेशन डेटा जहां से भी इस फंक्शन को कॉल करते हैं वहां से भेजेंगे ना। नहीं नहीं, फंक्शन के हमेशा नीचे से तो कॉल करते हो उसे, फंक्शन डिफाइन करने से पहले कैसे कॉल कर लोगे? ठीक है ना, नीचे से कॉल करेंगे उसे। अगर आप देखोगे भी तो हम ना नीचे जब ट्रेनिंग लूप चल रहा है, और ट्रेनिंग लूप कहाँ गया? ये रहा, देखो यहाँ पे ट्रेनिंग लूप में एस्टिमेट लॉस वाले पार्ट में ये रहा, एक्स वाई इक्वल टू गेट बैच। नीचे करो, थोड़ा नीचे करो। ये टॉर्च प्रोग्राम इसमें देखो गेट बैच लिखा है ना, एक्स वाई इक्वल टू गेट बैच। यहाँ से हम इसको कॉल कर रहे हैं। डेटा स्पीड तो उसके अंदर का पार्ट है ना, गेट बैच के फंक्शन के अंदर का। मैं वो क्वेश्चन नहीं समझ पा रहा, आपको क्या समझ नहीं आ रहा है बताओ? गेट बैच के अंदर डेटा स्प्लिट है। डेटा स्प्लिट को हम बाहर से तो कॉल कर ही नहीं सकते, वो तो लोकल वेरिएबल है ना। हाँ, जो डेटा सेट है वो कहाँ से आ रहा है? वो यहाँ पे हम एक ये यूआरएल से डाउनलोड कर रहे हैं, नीचे आओगे ना, ये देखो इनपुट ओएस के नीचे नीचे ऊपर 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 वो देखो लिंक दिया हुआ है ना, इसे लिंक से डाउनलोड कर रहा हूँ मैं डेटा। हाँ, ये मेन हमारा डेटा सेट है। क्या कर दिया? अच्छा, हाँ, उसको मतलब रीड करना, प्रॉपर कन्वर्ट करना, वो सब उस पर तो भी आएंगे हम नीचे। हाँ, नहीं फर्स्ट पे सिर्फ डेफिनेशन हुई ना, पूरे फर्स्ट में हमने कहीं पे कोड तो है ही नहीं, देखो सारे सिर्फ फंक्शंस हैं। फर्स्ट में सिर्फ फंक्शंस और क्लासेस हैं, उस पर कोड तो कहीं पे भी है ही ना मेन। हाँ, जो ऊपर वाला पार्ट है ना उसमें हमने सारे अपने मॉडल वगैरह डिफाइन कर दिए। हाँ, नीचे से फिर हम उनको यूज कर रहे हैं। अब आया समझ? ठीक है, तो अब गेट बैच है उसमें एक्स और वाई समझ आया है ना। और एक्स और वाई हमने इस तरीके से क्यों किया, मैंने बताया कि किस तरीके से मेरा एक एआई मॉडल वर्क करता है, उसकी वजह से एक्स और वाई, एक्स में फर्स्ट वर्ड, वाई में सेकंड वर्ड, इस तरीके से मैंने रखा है। ठीक है, बात क्लियर है विदाउट? उसके बाद बस मैंने एक्स डॉट टू डिवाइस, वाई डॉट टू डिवाइस, मतलब इन दोनों को डिवाइस में डाल दिया और साथ ही रिटर्न भी कर दिया, वापस जहां से भी इसे कॉल किया जाएगा वहां पे भेज भी दिया वापस। ठीक है, बात समझ आई? उसके बाद अब मेरे पास कैजुअल सेल्फ अटेंशन का मेरा मॉड्यूल है। ठीक है, इसका ना एक ये समझो कि जो हम मॉडल बना रहे हैं वो ना काफी कॉम्प्लेक्स मॉडल है। ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ डिफाइनिंग ऑल द लेयर्स इन वन सिंगल मॉडल, एक ही मॉडल में सारी
ही लेनी है, ये होता है मतलब, चाहे हो चाहे ना हो, जीरो ही लेनी है। नहीं नहीं, एसर्ट का मतलब होता है कि बेशक से इनका जो आंसर है वो 5, 10, 15, 20 कुछ भी आए, पाइथन को मैं बोल रहा हूँ कि मान के चलना है जीरो है, लेयर्स के अंदर जो कैलकुलेशन होगी उसके अंदर इश्यू आ सकता है, इससे मैंने असर्ट कर दिया इसे। ठीक है, उसके बाद मैंने लेयर्स डिफाइन करी, सी अटेंशन एंड सी प्रोजेक्शन की, कैजुअल अटेंशन कैजुअल प्रोजेक्शन। ठीक है, अटेंशन का मतलब होता है जो वर्ड जनरेट हुआ है उसको देखना, प्रोजेक्शन का मतलब होता है उसका आउटपुट बताना कि भाई ये वर्ड सही है या गलत है। ये तो अपनी मर्जी से लिखे ना, हाँ मतलब वर्ड अपनी मर्जी से लिखे, आप उसको फिर भी लिख सकते हो, मैंने ये क्यों लिखे वो बता रहा हूँ। ठीक है, मतलब मैं, हम ना यूजुअली पाइथन के अंदर जब भी कोड करते हैं तो वेरिएबल के नाम वो रखने का ट्राई करते हैं जो उसके अंदर डेटा या जो उसके अंदर हम स्टोर कर रहे हैं वो चीजें रखते हैं, ताकि हमें पता लगे कि हम कर क्या रहे हैं। ठीक है, तो मैंने सी अटेंशन एंड सी प्रोजेक्शन रखा। ठीक है, कैजुअल अटेंशन कैजुअल प्रोजेक्शन। ठीक है, दोनों के अंदर लेयर्स दी हैं। ठीक है, बेसिकली इसमें क्या हो रहा है, अगर आप अटेंशन वाली लेयर देखो तो एन एम्बेड आ रहा है, मतलब जो 256 थी वो इनपुट है, बेसिकली यू कैन से 256 डेटा पॉइंट्स आएंगे इसके पास। ठीक है, ये लेयर उसको 3 गुना बढ़ा दे रही है। ठीक है, ये लेयर उसको 3 गुना बढ़ा दे रही है, मतलब अगर 3 गुना बढ़ा दे रही है, या फिर मैं इसको तो इस तरीके से बोल सकता हूँ कि 3 डायमेंशन में कर दे रही है। राइट, राइट, क्योंकि जो एम्बेडिंग्स है उसको ना डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं होता, वो एम्बेडिंग्स कभी भी डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं होते। इट्स लाइक कि जैसे मान लो उसके पास डेटा आया 1 2 3 आया, ठीक है, तो वो 3 6 9 नहीं बन जाएगा, वो क्या होगा 1 2 3 1 2 3 1 2 3, डेटा 3 बार बढ़ जाता है। ठीक है, बात समझ आई, आई ना बात समझ। ठीक है, तो मैंने उसको 3 गुना बढ़ा दिया। ठीक है, उसके बाद मैंने प्रोजेक्शन लेयर दी, इसके अंदर मैंने इस डेटा को सेम रखा कि जितना डेटा आया उतना ही डेटा आगे हम भेज रहे हैं, बस मैप कर दे रहा हूं कि भाई मान लो मेरे पास एक छोटा सा एग्जांपल दो, इसमें एक्चुअली होता क्या है, तो बी ए सी डी आया लेट्स से मेरे पास इनपुट। ठीक है, मैंने उसको एबीसीडी करके भेज दिया, बेसिकली सॉर्ट करके भेज दिया। ठीक है, तो यहाँ पे लीनियर लेयर से मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, अभी तक तो लीनियर लेयर है, अभी तक तो उसको कुछ भी नहीं पता क्या करना है, बट मैं एक्सपेक्ट ये कर रहा हूँ उससे। ठीक है, उसके बाद मेरे पास 2 ड्रॉप आउट की लेयर मैंने बनाई है। ठीक है, अब आप बोलोगे कि भाई ड्रॉप आउट की लेयर ही तो एक ही बना लेते, बार बार उसी से पास कर देंगे, बट ऐसा नहीं पॉसिबल है कि भाई मान लो मेरे पास 1 2 3 4 4 लेयर है। ठीक है, मैंने एक, मेरे को 1 और 2 के बीच में ड्रॉप आउट करना है, और फिर 3 और 4 के बीच में ड्रॉप आउट करना है। अगर मैं एक ही लेयर रखूंगा, लेट से मैंने उसे 1 और 2 के बीच में रख दिया, 1 और 2 के लिए तो सही काम करेगी, बट जब 3 पे मेरे को ड्रॉप आउट करना है तो डेटा घूम के वापस आ रहा है। बात समझ आ रही है मेरी, 1 और 2 के बीच में जाने के लिए उसे घूमना पड़ेगा ना पीछे, अब डेटा वापस घूमेगा तो ड्रॉप आउट से जाएगा, फिर तीसरी लेयर से जाएगा, फिर दोबारा ड्रॉप आउट वाला वही पार्ट आ जाएगा, फिर घूमेगा, तो घूमते रह जाएगा, डेटा बाहर निकल ही नहीं पाएगा, है ना। इसलिए हमने 2 सेपरेट ड्रॉप आउट की लेयर रखी है, दोनों में सेम ही चीज कर रहे हैं, 10% ऑफ द न्यूरॉन्स को बंद कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने एक रजिस्टर बफर बनाया। ठीक है, रजिस्टर बफर क्या होता है कि भाई मेरे पास जो भी डेटा आ रहा है उसको ना होल्ड करने की कैपेसिटी होनी चाहिए मेरे पास। ठीक है, होल्ड करने की कैपेसिटी से मेरा क्या मतलब है, 256 इनपुट्स आ रहे हैं, 256 से 256 में इनपुट दे दे रहा हूं, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि जो 256 इनपुट आए मैंने दे दिया अपने मॉडल को, अब मॉडल उसको प्रोसेस करने में थोड़ा टाइम लगाएगा, तो उस थोड़े टाइम में मैं वेट करने की जगह क्या कर रहा हूँ, जो अगले 256 इनपुट्स हैं उनको पहले ही स्टोर करके रख ले रहा हूँ, कि जैसे ही मेरा मॉडल उनको प्रोसेस करना खत्म करेगा मैं अगले दे दूंगा। ठीक है, दिस इज बफर। बना कैसे है, ठीक है, एक तो मैंने इसे बायस बनाया है। ठीक है, बायस बनाने का मतलब है कि भाई जो मेरा डेटा है वो यहाँ पे स्टोर हो रहा है, पहले जो गया हुआ डेटा उस पर प्रोसेसिंग होगी, फिर इस पर प्रोसेसिंग होगी, दोनों को साथ में नहीं कर रहे हम। ठीक है, बेसिकली प्रायोरिटी में पहले वाले डेटा को ज्यादा दे रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद टॉर्च डॉट ट्रिल होता है। ठीक है, टॉर्च डॉट ट्रिल का क्या मतलब होता है कि भाई जो मेरी मैट्रिक्स है, जो एक मैट्रिक्स में बना रहा हूं उसके अंदर डेटा पुट कर दो, एक डेट इसको इस तरीके से समझो कि देखो अंदर वाला पढ़ो पहले, टॉर्च डॉट बंस का मतलब पता है आपको, ये एनपी डॉट बंस जैसा ही है, एनपी डॉट बंस याद है, एक ब्लैंक मैट्रिक्स बन जाती है जिसमें सारी वैल्यूज 1 होती हैं, एनपी डॉट बंस और एनपी डॉट जीरोस किया था हमने, है ना, तो टॉर्च डॉट बंस भी वही सेम चीज है। ठीक है, इसके अंदर मैं ब्लॉक साइज बाय ब्लॉक साइज की एक मैट्रिक्स बना रहा हूँ, मतलब 256 बाय 256 एलिमेंट्स की एक मैट्रिक्स बना रहा हूँ। ठीक है, और जो भी मेरा डेटा आ रहा है उसमें बैचेज के हिसाब से मैं उसमें डाल रहा हूँ, बैचेज के हिसाब से मतलब 256 इनपुट है,
पहले 256 जो वैल्यू प्लेसेस थी उससे भर दी, ठीक है। अगली 256 अगले पे डाल दी। नहीं बात समझ आ रही? देखो, अगर एक मैट्रिक्स आप 256 बाय 256 की बनाते हो तो 256 वैल्यूज की 256 स्टेट्स बन गई। बेसिकली मतलब यही हुआ ना। उसमें 256 का स्क्वायर जो भी नंबर आता होगा आंसर, दैट विल बी द स्पेसिस, ठीक है। तो मतलब जो मेरा बफर है वो एक बार में 256 मतलब एक ब्लॉक 256 का है, ठीक है। तो मतलब वो 256 ब्लॉक सेव कर पा रहा है अपने पास, ठीक है। मैं भेज ही 16 रहा हूं, मेरे पास बैच साइज ही 16 है, ठीक है। कैपेबिलिटी उसके पास ज्यादा की है। कम क्यों नहीं किया हमने? कम मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि 256 बाय 256 की मैट्रिक्स बना के उसके अंदर 256 वैल्यूज भरना काफी इजियर है कंपेयर टू अगर मेरे को 256 को 16 के हिसाब से ब्लॉक बनाना है। करेंगे पॉइंट? तो मेरे को देखना पड़ेगा 256 कितना स्पेस लेगा इधर, है ना। कितनी रोज में उसे स्प्लिट करना है, कितना कॉलम से उसे स्प्लिट करना है कि भाई 256 इंटू 16 नंबर उसमें फुलफिल हो पाए। गेटिंग पॉइंट? वो थोड़ी कैलकुलेशन लगती तो हमने एक्स्ट्रा स्पेस ले लिया। एक्स्ट्रा स्पेस कुछ बहुत ज्यादा लगेगा तो है नहीं, मुश्किल से 1-2 KB का फालतू स्पेस ले रहा है बस ये, है ना। तो हमने अपने मॉडल को थोड़ा सा सिंपलर करने के लिए 256 बाय 256 ले लिया। भर उस मतलब हमारे पास स्पेसेस 256 हो गए अब, ठीक है। हमारे पास 256 जगह हो गई अपनी डेटा को स्टोर करने की। यूज उसमें से सिर्फ 16 ही कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है। ट्रिल का मतलब होता है उन स्पेसिस में एल्गोरिथमिकली वैल्यूज को फिल करना। ट्रिल जो डॉट ट्रिल है ना, तो ट्रिल एक बेसिकली एल्गोरिथम है जो कि मैट्रिसेस के अंदर वैल्यू फिल करने के काम आती है, ठीक है। और उसके बाद मैंने बताया डॉट व्यू 1 बाय 1 ब्लॉक साइज इनटू ब्लॉक साइज, ठीक है। कि भाई एक एक एलिमेंट को रीड करेगा वो। 256 बाय 256 की मेरे पास मैट्रिक्स है, 1 बाय 1 का उसके पास जो रीडर ब्लॉक कह सकते हो उसको वो है। 1 बाय 1 का रीडर ब्लॉक का क्या मतलब हुआ? एक नंबर ऐसे एक नंबर ऐसे मतलब सिंगल स्पेस, तो सिंगल सिंगल स्पेस करके रीड करेगा उसे। आई बात समझ? हम बफरिंग कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है। जैसे यूट्यूब वगैरह में आप जब वीडियो देख रहे होते हो तो नीचे लोड होती रहती है ना, वो वाला पार्ट है बस कि मॉडल ट्रेन कर रहा है और हम नीचे और डेटा लोड करते जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैंने डेटा को फॉरवर्ड कैसे किया, डेटा को इसमें से पास कैसे किया, अब तो लेयर्स डिफाइन करी थी अभी सिर्फ, ठीक है। जब मैंने डेटा को पास किया है सबसे पहले मैंने एक्स डॉट साइज निकाला, जो भी मेरा डेटा आ रहा है उसका साइज निकाला, ठीक है। अब जो डेटा यहाँ पे मेरे पास आ रहा है वो ना 3 डायमेंशन में होगा। 3 डायमेंशन में कैसे? एक तो मैट्रिक्स है, किसी भी एक ब्लॉक की मैट्रिक्स बनेगी जो वर्ड्स नंबर में कन्वर्ट हुए हैं उनकी, तो 2 डायमेंशन तो यहाँ पे हो जाते हैं। एक डायमेंशन मेरे पास उन वर्ड्स के लिंक्स का भी तो है। मैं टेक्स्ट की बात कर रहा हूँ, इंग्लिश की बात कर रहा हूँ, तो कॉन्टेक्स्ट भी तो मैटर करता है। दिमाग के ऊपर जा रहा है? कॉन्टेक्स्ट नहीं पता? अरे जैसे आई एम अ बॉय बोल रहा हूँ तो इसका मतलब है कि हाँ मैं अब लड़का हूँ ये बोल रहा हूँ मैं सिर्फ बॉय बोलूं तो आपको पता है ना कि हाँ बॉय का मतलब लड़का पता है, बट क्या बोलना चाहता हूं मैं बॉय से? करिए पॉइंट कि भाई वर्ड एक पूरी सेंटेंस के अंदर तो सेंस बनाता है बट बिना उसके सेंस नहीं बनाता। तो किसी भी वर्ड का जो कॉन्टेक्स्ट होता है उसका बचा हुआ सेंटेंस होता है, ठीक है। तो ये हम कॉन्टेक्स्ट भी सेव करते हैं यहाँ पे। तो इस पर 3 डायमेंशन के अंदर मेरा डेटा चला जाता है। उन 3 डायमेंशन को मैंने अलग अलग निकाल लिया, ठीक है। उसके बाद क्या किया? मैंने सेल्फ अटेंशन लगानी है, ठीक है। सेल्फ अटेंशन में याद है मैंने क्यू के वी बताया था, की वैल्यू गेट्स का कंसेप्ट बताया था, जो एलएसटीएम के टाइम पे सेल्फ अटेंशन बताया था मैंने। एलएसटीएम याद है? वो वाला कंसेप्ट याद है कि जो आरएन में क्या होता है कि हम जब नए वाले पे जाते हैं तो जितना ज्यादा हम आगे जाते हैं वो उतना पुराना वाला भूलता जाता है। हाँ बोला याद है? उसका सॉल्यूशन क्या था कि हम गेट्स बनाते हैं कि जो इंपॉर्टेंट डेटा होता है उसको रखते हैं, बेफालतू को भूल जाते हैं। तो फॉरगेट गेट और सेव गेट था, है ना। तो उसी में कैजुअल सेल्फ अटेंशन से करते हैं हम, वो जो गेट वाली कैलकुलेशन होती है वो कैजुअल सेल्फ अटेंशन मतलब कैजुअल सेल्फ अटेंशन जो नहीं सेल्फ अटेंशन वाले कंसेप्ट से करते हैं। तो उसके अंदर क्यू के वी 3 नंबर्स होते हैं मेरे पास, की वैल्यू एंड क्यू का क्या था, क्यू का भूल गया हूँ कि भी की वैल्यू होता है जो डेटा हमें रखना होता है। क्यू इज कि किस क्वांटिटी में हमें डेटा रखना है, कितना डेटा रखना है कितना भूलना है, ठीक है। तो मैंने वही किया, क्यू के वी के नाम से एक वेरिएबल बनाया, ठीक है। उसमें मैंने सेल्फ अटेंशन वाली लेयर में से डेटा को पास किया,
जो मेरी मेन सेल्फ अटेंशन की लेयर है उससे डेटा को पास कर दिया, है ना। अब इसके बाद जो मेरा क्यू के भी आया, इसके अंदर तीनों वैल्यू आई, क्यू की, के की और वी की। जो मैं सेल्फ अटेंशन की लेयर से जब पास करता हूँ तो तीनों वैल्यू आएंगी, क्योंकि आप ऊपर देखोगे डेटा 3 गुना बढ़ रहा है। ये सेल्फ अटेंशन की लेयर जो जितना डेटा आ रहा है उसका 3 पार्ट में कर रहा है, 3 गुना बढ़ा रहा है। तो एक पार्ट को मैंने क्यू में डाल दिया, एक को के में, एक को वी में। टेक्निकली अभी तीनों में सेम पार्ट है, ठीक है। 256 ब्लॉक्स, हाँ सीरीज से बोल सकते हो, ठीक है। तीनों में सेम पार्ट है, क्योंकि ना हमें अभी डिफरेंट पार्ट्स की नीड भी नहीं है, हमें सिर्फ डायमेंशन इज इक्वल टू कि इसके अंदर हमने जो स्प्लिट किया ना वो 2 डायमेंशन के बेसिस पे स्प्लिट किया हमने। 3 डायमेंशन में डेटा है, उसको अगर हम स्प्लिट करेंगे कितने कट्स आएंगे? 3 क्यों आएंगे? आपके पास एक स्क्वायर है, एक रेक्टेंगल है, उसको आपको 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो कितने कट लगाओगे? 2 लगाओगे ना, ये वही होता है, ठीक है। कि लाइन ऑफ इंटरसेक्शन बोल लो या लाइन ऑफ डिवाइडिंग कितनी होंगी, ठीक है। उसके बाद मैंने हेड साइज फाइंड किया, ठीक है। हेड साइज मतलब जो ऊपर मेरा एन हेड है ना, एन हेड, ठीक है। कि ये तो नंबर ऑफ हेड हो गया, एक हेड कितना बड़ा है अब, ठीक है। कि भाई एन हेड इज कितने में इनपुट्स ले रहा हूं, एक इनपुट में कितना डाटा ले रहा हूं मैं, समझ आ रही है बात? नहीं, देखो इसको ना थोड़ा सा इधर ड्रॉ करके बताते हैं। हम्म, हाँ हाँ वही बता रहा हूँ। देखो बेसिकली इस तरीके से एक न्यूरल नेटवर्क होता है मेरा, ठीक है। अभी कुछ भी बना लो, ठीक है। ये मेरा न्यूरल नेटवर्क हुआ, ठीक है। एन हेड का क्या मतलब हुआ कि भाई इसके अंदर जो डेटा जा रहा है वो कितने डेटा के पॉइंट्स जा रहे हैं, तो हमने वो 8 लिया, ठीक है। कि भाई 8 डेटा के पॉइंट इसके अंदर जा रहे हैं। उसका ना अगर मैं बहुत बेसिकली समझाऊं तो आप इस तरीके से बोल सकते हो कि 8 न्यूरॉन्स हैं जो कि डेटा रिसीव कर रहे हैं, ठीक है। और जो एन लेयर था कि भाई ऐसी कितनी लेयर, 4 लेयर है हमारे पास, ठीक है। ये तो सिंपल है। अब जो एक न्यूरॉन डेटा रिसीव कर रहा है, जो एक न्यूरॉन डेटा रिसीव कर रहा है वो कितना डेटा रिसीव कर रहा है, गेटिंग पॉइंट। कि भाई इसको इस तरीके से समझो कि आपने ना 8 डब्बे लगा दिए, इसके अंदर आप चीजें डाल सकते हो। अब हर एक डब्बे के अंदर आप कितने ही चीजें डाल रहे हो वो हम डिसाइड कर रहे हैं। आई बस समझ? अब ज्यादा बेटर क्लियर हुआ? नहीं हुआ? नहीं हुआ? एक चीज डब्बे में कितनी चीज डाल रहे हैं, जैसे बॉल्स डालनी है, ठीक है। तो एक डब्बे में कितनी बॉल्स डाल रहे हो वो हम अभी कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ पे। क्या? तो हेड साइज उसी को बोलूंगा, एक डब्बे का साइज क्या है, तो वेरिएबल है उसको कुछ और लिख लो। मैंने तो, मेरा तो यही लॉजिक था कि भाई एक हेड है, एक हेड का साइज कितना है, मतलब कितना डेटा ले रहा हूँ उसके अंदर, ठीक है। अब ना यहाँ से आपकी कैजुअल सेल्फ अटेंशन वाली कैलकुलेशन आ जाती है, ठीक है। जो मेरी यहाँ पे एक्स को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया था, इसको हमने एन हेड से डिवाइड कर दिया, ठीक है। कि भाई मैं क्या चाहता हूं, मान लो सिंपल से एग्जांपल लो, अभी ना छोटा कर देते हैं ऐसे। मेरे पास 3 डब्बे हैं लेट से, मेरे पास लेट से 3 डब्बे हैं, ठीक है। और मेरे पास जो टोटल डेटा है या टोटल बॉल्स है 18 बॉल्स है, ठीक है। तो मैं क्या चाहूंगा, सब में इक्वल इक्वल डालना चाहूंगा, तो डब्बों से डिवाइड कर दूंगा इसे, कितना आएगा, 6 6 6। तो तीनों में इक्वल इक्वल 6 6 6 बॉल डल गई, है ना। तो ये मेरा डेटा पॉइंट है कि कितना डेटा है मेरे पास, राइट। और ये मेरा नंबर ऑफ हेड्स है, नंबर ऑफ बॉक्सेस है। तो अगर मैं इसको न्यूरॉन्स वाली बात पे कन्वर्ट करूं तो मेरे पास 8 न्यूरॉन है जो डेटा ले सकते हैं। मैं यही तो चाहूंगा कि हर एक के पास सेम अमाउंट ऑफ डेटा जाए, मतलब डेटा सेम ना जाए बट नंबर ऑफ पॉइंट्स कह लो या वर्ड्स कह लो कि कितने वर्ड्स जा रहे हैं वो सेम रहती है सबके। नहीं समझ आई बात? सॉरी सॉरी, आ रही है, आ रही। सेम अमाउंट ऑफ डेटा जाना चाहिए ना। हाँ फिर क्या नहीं समझ आया? इसे फ्लोट क्यों करवाया? फ्लोट डिवीजन, अरे वो जो भी मेरा जैसे नंबर ऑफ, अरे गाइस गाइस थोड़ा सा शांत, आराम से थोड़ी सी बात कर लो। जो समझा रहे हो वो भी आराम से समझा लो, ठीक है। मैं भी तो किसी को समझा रहा हूँ ना। तो एन हेड मेरे पास 8 है,
ठीक है, अब जो मेरा डेटा आएगा जरूरी थोड़ा ना कि वो 8 से डिविजिबल हो, है ना। तो जितना डेटा डिविजिबल है, जिसको मैं इक्वली 8 पार्ट में डिवाइड कर सकता हूँ, उतना डिवाइड कर रहा हूँ, बाकी को छोड़ दे रहा हूँ। सी में ही तो है सारा डेटा, ऊपर देखो ना, बी टी सी में एक्स डॉट साइज किया था हमने। हाँ, तीनों में सेम अमाउंट ऑफ डेटा है, कंपोनेंट अलग अलग है कि भाई किसी कॉन्टेक्स्ट। हाँ, नहीं वो तो समझने के लिए, हाँ कॉन्टेक्स्ट स्टोर होगा। डेटा तो तीनों में इक्वल है ना, कि हर एक वर्ड का कॉन्टेक्स्ट अवेलेबल होगा ना हमारे पास। आई बात समझ? नहीं, देखो मेरे पास एक सेंटेंस है, सिंपल लेते हैं, आई एम अ बॉय, ठीक है। ये मेरे पास एक सेंटेंस है, उसमें वर्ड कितने हुए? चार, चार वर्ड है, चार वर्ड्स हैं, चार वर्ड्स हुए। हर एक के लिए कॉन्टेक्स्ट कितना है? अगर मैं आई की बात करूं तो कॉन्टेक्स्ट तीन का है, एम की बात करूं तो कॉन्टेक्स्ट तीन का है, ए की बात करूं तो कॉन्टेक्स्ट तीन का है, बॉय की बात करूं तो कॉन्टेक्स्ट तीन का है, ठीक है। तो एंट्रीज क्या हो जाएंगी? तीन, 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 है ना। डेटा पॉइंट तो ये भी चार ही है, डेटा पॉइंट तो ये भी चार ही है। तो यहाँ पे डी टी एंड सी जो लेंथ है, तो इसमें कितना डेटा है वो सेम है, डेटा रिप्रेजेंट क्या करता है वो अलग अलग चीजें होती हैं। तो मैं यहाँ पे जो आपने सी फ्लोर एन हेड किया था ना, उसको बी टी कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि तीनों में नंबर तो सेम ही है, ठीक है। उसके बाद मैंने जो अपना के क्यू और वी निकाला था, इसको ट्रांसपोज किया, उसकी शेप चेंज करी बेसिकली, 1/2 में कर दिया मैंने इसे, बिल्कुल, ठीक है। उसके बाद मैंने अटेंशन का फॉर्मूला लगाया, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ अटेंशन। हाँ, ये मैथ्स का फॉर्मूला जो बोर्ड पे लिखा था, शायद से ग्रुप पे फोटो भी पड़ी होगी आपके। क्या? वो तो अलग है, हाँ। एक मिनट देना मेरे को। अच्छा, देख लेना है अपने आप, ये अटेंशन का फॉर्मूला होता है बेसिकली, ठीक है। तो बस ज्यादा हमने अटेंशन की एक वैल्यू हो जाती है। अरे गाइस थोड़ा सा शांत। क्या? के ट्रांसपोज, इसको हमने -2 रोज एंड कॉलम्स होता है ना ये, 2/2। हाँ, तो -2 मतलब दो रोज में कन्वर्ट कर दिया और एक कॉलम में श्रिंक कर दिया। हाँ, प्लस में मतलब होता है बढ़ाना। हाँ, जब मैं -2 करता हूँ तो जितना भी डेटा था वो दो रो में चला जाएगा, +2 लिखता हूँ तो मतलब वो दो जो जितना भी डेटा था उसमें दो रोज बढ़ जाएंगी। बढ़ाने के लिए तुमको डेटा और चाहिए ना, ठीक है। उसके बाद हमने मास्क फिल किया, ठीक है। अब मैथमेटिकल इसका क्या है उसको आप इतना ज्यादा ध्यान मत दो, उसको याद कर लेना, समझा देता हूं होता क्या है, ठीक है। कि भाई मान लो आपके पास एक इमेज है, इधर देख लो, मान लो आपके पास ना एक ऐसी इमेज है, ठीक है। इसके अंदर यहाँ पे जो ये वाला स्क्वायर है ये ब्लैक है, और बाकी पूरी इमेज व्हाइट है, ठीक है, बाकी पूरी व्हाइट कलर की है, ये यहाँ पे ब्लैक है, ठीक है, यहाँ पे पूरी ब्लैक है, ठीक है। अब अ, अगर मेरे को बोला जाए कि भाई इस इमेज को ना सिंगल कलर का करना है, तो मैं क्या करूंगा? मैं इस पूरी इमेज को ब्लैक करूंगा या फिर इस वाले पार्ट को व्हाइट करूंगा? इस पार्ट को व्हाइट करेंगे, ठीक है। मतलब जो भी मेरे पास स्मॉल क्वांटिटी में रिमेनिंग पार्ट होता है उसको हम फिल करते हैं, राइट। तो वही होता है मास फिल का मतलब, मास फिल का मतलब होता है जो भी स्मॉलर क्वांटिटी अवेलेबल है हमारे पास, छोटी जगह है फिल करने के लिए, उनको हम फिलअप कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे मास फिल हम किस तरीके से यूज कर रहे हैं कि भाई जो मेरी मैट्रिक्स है, जो मेरी मैट्रिक्स है उसके अंदर जो जो रिमेनिंग स्पॉट्स हैं उसको हम फिल कर रहे हैं, ठीक है, जीरो से, ठीक है। उसके बाद मैंने इसके ऊपर सॉफ्ट मैक्स का फंक्शन लगाया, सॉफ्ट मैक्स का एक्टिवेशन फंक्शन है, माइनस इन्फिनिटी।
फ्लोट के अंदर माइनस इंफिनिटी लिखने का मतलब है कि जो भी मेरा जीरो से फिल हो रहा है, अब उसके ऊपर कुछ ना कुछ कैलकुलेशन भी हो रही होगी, कुछ ना कुछ तो कैलकुलेशन हो ही रही होगी, है ना। तो भाई ये ना एक सेफ जोन टाइप बनाता है, ठीक है, कि अगर मैं डेटा को डायरेक्टली देखूं, ठीक है, अगर मैं सिर्फ 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 डेटा को देख रहा हूँ, अरे गाइस थोड़ा शांत, अब मैं डेटा को सीधा सीधा यूज कर रहा हूँ तो जीरो आएगा। बट अगर मान लो वो किसी कैलकुलेशन का पार्ट ऑलरेडी है, तो वहां पे उसकी जो वैल्यू वो यूज कर रहा था वही रहेगी, ठीक है। ये तो एक्टिवेशन फंक्शन है, ठीक है, ड्रॉप आउट कर दिया, ठीक है, यहाँ पे अटेंशन एट द रेट वी कर दिया। अच्छा, आपको एट द रेट का मतलब नहीं पता होगा ना, एट द रेट क्यों यूज करते हैं। एट द रेट ना बेसिकली एक डेकोरेटर होता है, ठीक है। एट द रेट इज अ डेकोरेटर। करता क्या है वो, कि भाई जो भी दो नंबर उसके आसपास लिखे हुए हैं, ठीक है, उनके पेयर्स बना देगा, ठीक है। मतलब जैसे वन एट द रेट टू लिखा है, तो वो वन कॉमा टू एक ट्रिपल बनाएगा, और टू कॉमा वन एक ट्रिपल बनाएगा, ठीक है। तो डेकोरेट करता है बेसिकली, ठीक है। अब उसके बाद मैंने दोबारा ट्रांसपोज किया और डॉट कंटीजियस किया, ठीक है। डॉट कंटीजियस का क्या मतलब होता है, कि जो ये मेरा बाय है उसको सबसे पहले मैं ट्रांसपोज करके इस वाले फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूँ, वन बाय टू में, क्योंकि मैंने क्योंकि भी सबको वन बाय टू में कर रखा है ना। और जो वाई है वो मेरा वी के ऊपर कैलकुलेटेड है, राइट। तो हम उसको ट्रांसपोज कर रहे हैं, उसमें कन्वर्ट किया। कंटीजियस का मतलब होता है कि अब जो ये ट्रांसपोज मैट्रिक्स है, ठीक है, इसको हम बी टी एंड सी के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद दोबारा ड्रॉप आउट लगाया और वाई जो था मेरा रिटर्न करा दिया। देखो ये मैथमेटिकली बहुत ज्यादा हैवी है, इसका आप सिंपल सा मतलब इसको आप एज इट इज याद भी कर लोगे, तो जब भी आपको कैलकुलेट सेल्फ अटेंशन लगानी है, सेम कोड लिखा जाता है, एग्जैक्टली सेम, ठीक है। हमेशा सेम नंबर्स रहते हैं, कुछ भी आप कर लो कहीं से भी सेम नंबर्स रहते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर हम डेटा को चेंज नहीं कर रहे, डेटा को किस तरीके से देख रहे हैं बस वो चीज चेंज कर रहे हैं, राइट। उसको आप एज इट इज याद कर लो। कैजुअल सेल्फ अटेंशन का मतलब वही होता है कि भाई अगला जो वर्ड आ रहा है वो सही है या नहीं है, वो मेरे मॉडल को पता हो, ठीक है। फीड फॉरवर्ड के अंदर आता है कि भाई अब मेरे को अपने डेटा के अंदर आगे प्रोपोगेट करना है, ठीक है। बहुत सिंपल सी लेयर है, ठीक है। इसके अंदर हम जो जनरल हमने याद है डीप लर्निंग की शुरुआत में जो पार्ट पढ़े थे, सिंपल जो न्यूरल नेटवर्क होते हैं वैसा है। मैंने यहाँ पे चार लेयर डिफाइन करी है, ठीक है। एक सी एफ सी मतलब कैजुअल फुल्ली कनेक्टेड लेयर, ठीक है। चार से कर लो, पांच से कर लो, मेरे को बस डेटा को एक्सपैंड करके कम करना था। हाँ अभी बताऊंगा क्यों करना था ये सब, ठीक है। तो मैंने एक लेयर डिफाइन करी सी एफ सी, जिसके अंदर लीनियर लेयर है नॉर्मल, ठीक है। इसके अंदर एम्बेडिंग को, जितनी भी एम्बेडिंग मेरी आ रही है उसको मैंने एक्सपैंड कर दिया चार गुना, ठीक है। उसके बाद मैंने लगाया एक्टिवेशन फंक्शन, ठीक है। अब सॉरी, हाँ एक और लेयर डिफाइन करी, इसमें चार से वापस सेम कर दिया, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे चार गुना हो रहा है, यहाँ पे फिर से वही हो जा रहा है। हाँ हाँ, चार से वापस एक कर दिया, ठीक है। मेरे पास डेटा आ रहा है इस वाले मॉडल ने, ये मॉडल सिर्फ क्या कर रहा है, इंटरनली जो डेटा है उसको चार गुना एक्सपैंड कर रहा है और फिर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, ठीक है। इसका ना फायदा क्या मिलता है, इसका फायदा मेरे को ये मिलता है कि जब भी मैं डेटा को एक्सपैंड करता हूँ तो उसके अंदर ना जो एक एक फीचर है वो दो दो तीन तीन फीचर में बढ़ जाएगा, वो दो दो तीन तीन फीचर में बढ़ जाएगा। तो मेरे पास मॉडल मेरे मॉडल के पास ना जो नंबर ऑफ फीचर्स होते हैं वो स्पाइक कर जाते हैं, ठीक है। अब उसको तो नहीं पता कि भाई जो ओरिजिनल डेटा आया था वो क्या था, इस वाली लेयर को वो तो एक्टिवेशन फंक्शन लग गया, तो इस वाली लेयर को जो सी प्रोजेक्शन वाली लेयर है इसको नहीं पता कि ओरिजिनल डेटा क्या आया था, तो ये इसको दोबारा कंप्रेस करने का ट्राई करेगा, ठीक है। ये ये नहीं ट्राई करेगा कि भाई जो यहाँ पे आया था वही यहाँ पे बन जाए, ठीक है। साइज डेफिनेटली सेम रखेगा, बट जो डेटा यहाँ पे था वही नहीं ट्राई करेगा, ठीक है। ये उसे कंप्रेस करने का ट्राई करेगा। एंड जो यहाँ पे जेल्यू का एक्टिवेशन फंक्शन लगा हुआ है, ठीक है, वो जो इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं उसको रखता है, बाकियों को हटाता है। तो जब हमने डेटा को बढ़ाया तो बेसिकली सारे फीचर्स एक्सपैंड हो गए, ठीक है। इंपॉर्टेंट फीचर्स भी बढ़े और जो बेफालतू के फीचर्स थे वो भी बढ़े। इसको अगर मैं बहुत सिंपल टर्म से बताऊं, तो जैसे आई एम अ बॉय वाला सेंटेंस था, तो जब मैंने एक्सपैंड किया तो आई की जो एम्बेडिंग्स थी वो भी बड़ी, एम की, ए की, बॉय की, सबकी बड़ी, ठीक है। बस इसमें से अगर मैं इंपॉर्टेंट पार्ट्स की बात करूं तो आई और बॉय है, एम और वो तो वो है तो समझ नहीं आ रहा प्रिंस, समझ रहे हो, ठीक है। तो अगर मैं आई एम अ बॉय की बात करूं तो आई बॉय, अगर मैं सिर्फ इतना भी बोलूं तो डेफिनेटली इंग्लिश सही नहीं है, समझ आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ,
है ना। तो बेसिकली यहाँ पे वही हो रहा है कि जब मैं फीचर्स को एक्सपैंड करता हूँ, ठीक है, तो जो बेफालतू के फीचर है वो भी, जो काम के फीचर है वो भी सब एक्सपैंड होते हैं। बट जो जैल्यू है, ये उसमें से ना जो सिर्फ काम की फीचर्स है उनको रखता है, बाकियों को हटाता है। तो यहाँ पे दोबारा कंप्रेस कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली जो काम की फीचर्स है वो कंप्रेस होके सेम साइज पे आ जा रहे हैं, बेफालतू के हट जा रहे हैं। गेटिंग अ पॉइंट। तो मेरा जो डेटा है वो मोर डिफाइंड हो जा रहा है, मोर रिफाइंड हो जा रहा है, आप कह सकते हो। ठीक है, बस वही किया हमने यहाँ पे, बस हमने नीचे उसमें से पास कर दिया। ठीक है, ठीक है, क्लियर है कंसेप्ट, क्लियर है। अब इसके बाद हम आए ट्रांसफॉर्मर ब्लॉक पे। ठीक है, अब ट्रांसफॉर्मर ब्लॉक में हमने जो ऊपर मॉडल्स डिफाइन किए उनको कंबाइन कर रहे हैं। ठीक है, और भी हमें लेयर्स लगानी है, जो भी करना है उसके साथ कंबाइन कर रहे हैं सबको। ठीक है, इसके अंदर लेयर कौन सी डिफाइन करी मैंने, LN1 लीनियर 1, ठीक है, अटेंशन लीनियर 2 एंड MLP। ठीक है, तो LN1 जो लीनियर 1 है, इसके अंदर मैं सिंपल लेयर नॉर्मलाइजेशन करी, एंड एम्बेड की, डेटा आते ही उसको नॉर्मलाइज कर दिया। ठीक है, उसके बाद अटेंशन कैजुअल सेल्फ अटेंशन वाला जो पूरा मॉडल था, हाँ पूरा जो मॉडल था उससे डेटा पास करा दिया अपना। ठीक है, फिर दोबारा नॉर्मलाइज कर दिया, क्योंकि अब जब भी आप किसी एक मॉडल से डेटा को पास करवाओगे तो देर आर चांसेस कि भाई उसमें एरर्स वगैरह हो। ठीक है, तो उसको नॉर्मलाइज कर देते हैं हम। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने दोबारा नॉर्मलाइज कर दिया और उसके बाद लास्ट में फीड फॉरवर्ड से पास करवा दिया। जो भी ऊपर मैंने दो मॉडल डिफाइन किए थे उन सबको मैंने कंबाइन कर दिया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखो सेम बस वही किया है कि अटेंशन उसके अंदर लीनियर 1 और MLP उसके अंदर लीनियर 2। ठीक है, ठीक है, डेटा डायरेक्टली इनके अंदर नहीं जा रहा, वो ट्रांसफॉर्मर ब्लॉक से होके इनके अंदर जा रहा है। ठीक है, क्लियर है। अब इसके बाद आता है हमारा मेन मॉडल। क्या चीज, लीनियर, जिस ऑर्डर में लिखे हुए हैं उसी ऑर्डर में फॉरवर्ड कराए हैं। एक्स प्लस इसलिए लिखा क्योंकि मैं डेटा को लॉस नहीं करना चाहता था, जितना भी डेटा है उसके अंदर ऐड होता रहे बस डेटा। ठीक है, मान लो 1 मैंने डाला, आउटपुट आया 2, तो मैं 2 नहीं रखना चाहता, मैं 1 और 2 दोनों रखना चाहता हूँ। ठीक है, क्योंकि अगर मैं यहीं पे डेटा लॉस करवा दूंगा तो फिर आगे मॉडल ट्रेन क्या करेगा ना, इसलिए मैंने सारा डेटा संभाल के रखा है। ठीक है, अब आते हैं जीपीटी मॉडल के ऊपर। ठीक है, पहली 3 लाइन अगेन सेम। ठीक है ना, हाँ, उसके बाद मैंने ट्रांसफॉर्मर लेयर डिफाइन करी है, ट्रांसफॉर्मर के नाम से, नाम है कुछ भी रख सकते हो। ठीक है, इसके अंदर मैंने मॉड्यूल डिक्ट बनाई। मॉड्यूल डिक्ट का मतलब क्या होता है, मैं बहुत सारी अलग अलग लेयर को नाम दे रहा हूं अभी, उनको यूज नहीं कर रहा, रिमेंबर, सिर्फ नाम दे रहे हैं। मैंने एक एम्बेडिंग लेयर बनाई, उसको WTE नाम दिया। एक और एम्बेडिंग लेयर बनाई, उसको WPE नाम दिया। अच्छा ये, हाँ, हमने एक बार वोकैबुलरी साइज को एनिमेट में कन्वर्ट किया कि जितने भी यूनिक वर्ड्स हैं उसको नंबर ऑफ एम्बेडिंग्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, है ना। उसके बाद फिर ब्लॉक साइज को नंबर ऑफ एम्बेडिंग्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। उसको पता होना चाहिए कि वोकैबुलरी से कैसे कन्वर्ट करना है 256 में, ब्लॉक से कैसे कन्वर्ट करना है 256 में, मैपिंग कर रहे हैं सिर्फ। ठीक है, रोबोट को ड्रॉप नाम दे दिया। ठीक है, और यहाँ पे मैंने मॉड्यूल लिस्ट ली। ठीक है, मॉड्यूल लिस्ट ब्लॉक फॉर अंडरस्कोर ये रेंज एंड लेयर। समझ आया क्या किया, अंडरस्कोर तो काम का नहीं होता हमें जब लिखते हैं हम। लूप में से मतलब कुछ भी आउटपुट नहीं लिया, बेसिकली कह सकते हो आप। समझ आया क्या किया हमने यहाँ पे, इसका मतलब क्या बना, हुआ क्या यहाँ से। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, एन लेयर है ना जो, एन लेयर की वैल्यू में बस 8 है, 8 यानी 4 है, 4 है 8 है, कितनी है, एन लेयर 4 है। मैंने बताया था कि 4 बार सेम लेयर लेंगे, हाँ वही कर रहा हूं मैं यहाँ पे। ठीक है, ये लूप बेसिकली 4 बार चलेगा, 0 1 2 3, इसके अंदर रेंज के अंदर 4 आगे 4 बार चलेगा। तो जो ब्लॉक है, जो मेरा ये इसके जस्ट ऊपर मैंने यहाँ पे ब्लॉक डिफाइन किया था, ये 4 बार लग गया है यहाँ पे। आई बात समझ, क्लास ब्लॉक लिखा हुआ, ट्रांसफॉर्मर ब्लॉक जस्ट इसके ऊपर वाला कोड है यहाँ पे हमने। 5 मिनट और देते हैं इसको, बाकी पार्ट फिर कल कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला कोड जो हम कर रहे हैं लास्ट कोड है, ये जैसे खत्म होएगा आपका कोर्स खत्म हो जाएगा। तो प्लान तो एक और है, क्योंकि हमने ऑलमोस्ट आधा तो कर लिया है ना, कल और। ठीक है, तो देखो अब ये लूप 4 बार चलेगा,
ये ब्लॉक 4 बार बन जाएगा। ठीक है, मैंने बताया था कि एक हमने जो यहाँ पे मैंने बताया था कि जो ये मॉड्यूल मैंने बनाया था, है ना, इस मॉड्यूल को नाम ब्लॉक वाले में डिफाइन किया हुआ मैंने। ऐसे मैंने 4 मॉड्यूल लगा दिया लाइन वाइज। आई बात समझ? तो ऊपर जितने भी कोड लिखा था, ठीक है, आप बेसिकली कह सकते हो कि उस सारे कोड को जो डेटा है मेरा उसमें से 4 बार निकाल रहा हूं मैं, मतलब उसकी 4 लेयर लगा दी मैंने। ठीक है, ऊपर जितनी भी लेयर थी सारी 4 बार 4 गुना कर दी। ठीक है, बात समझे? समझ आया? समझ आया? उसके बाद मैंने एक क्लास में नॉर्मलाइजेशन की लेयर लगा दी। ठीक है, और उसके बाद मैंने कुछ लेयर्स और डिफाइन करी, सेल्फ डॉट एलिमेंट। क्या क्या? हाँ हाँ, एन लेयर आपको जितनी भी लेयर चाहिए थी, मतलब 4 अच्छा वर्क किया तो मैंने 4 लिखा। आपको बढ़ाना है बढ़ा सकते हो। जो ऊपर कॉन्फ़िगरेशन में नंबर्स लिखे हुए हैं ना, वो सारे जीपी2 से उठाए हुए हैं मैंने सीधा सीधा। जो जीपी2 के नंबर्स थे, उन्होंने टेस्ट किया जैसे भी किया, वो इस नंबर पर अराइव किए थे, मैंने सीधा सीधा वो नंबर यूज कर लिए। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे कुछ लेयर्स और डिफाइन करी। ठीक है, वेट्स की लेयर अप्लाई किया, एलएम हेड की लेयर अप्लाई डिफाइन करी एक लेयर। ठीक है, ठीक है, इसके बाद कितना बचा है? चलो ये वाला पार्ट कंप्लीट करते हैं, यहाँ तक कंप्लीट करते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर जनरेशन वाला पार्ट जाएगा, वो कल करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद मेरे पास एक मॉड्यूल आया कॉल्ड इनिट वेट। ठीक है, अब एक मैंने बताया था जब डीप लर्निंग के शुरुआत में, याद करो कि हर एक न्यूरॉन के 3 कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, इनपुट्स, वेट्स एंड बायसेस। ठीक है, बायसेस तो वो अपने आप डिसाइड करेगा। ठीक है, बायसेस हम उस पर कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके वेट्स है उस पर मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ कि हर एक न्यूरॉन को अपने नेटवर्क के अंदर कुछ ना कुछ वेट असाइन कर रहा हूँ। कौन सा? वही तो पता है, लेयर्स है ना ये। हाँ, लीनियर लेयर है, अगली वेट की लेयर है। हाँ, मतलब डब्ल्यू टी और डब्ल्यू पी दोनों वेट है। ये ट्रांसफॉर्मर वेट है, ये पाइपलाइन वेट है। ठीक है, सेल डॉट इनिट वेट्स, वेट्स को इनिशियलाइज कर दिया। वेट्स को इनिशियलाइज करने का मतलब हर एक न्यूरॉन को वेट दे दिया। ठीक है, वेट दे कैसे रहे, वो नीचे फंक्शन लिखा हुआ है इसका। ठीक है, हर एक न्यूरॉन को वेट्स असाइन कैसे कर रहे हैं उसका फंक्शन यहाँ नीचे इनिट वेट्स में लिखा हुआ है। ठीक है, अब आप इनिट वेट्स में अब आप इनिट वेट्स में देखोगे सबसे पहले इफ इज इंस्टेंस, मतलब कि भाई मैं चेक कर रहा हूं कि जो मेरा ये मॉडल है ये स्टार्ट भी हुआ या नहीं। ठीक है, मैं सबसे पहले मैं चेक कर रहा हूँ कि मॉडल जो है वो स्टार्ट हुआ या नहीं। ठीक है, अगर स्टार्ट हुआ तो फिर मैं क्या कर रहा हूँ, टॉस डॉट एन एट डॉट एन एन डॉट इनिट डॉट नॉर्मल इफ इज इंस्टेंस। इज इंस्टेंस का मतलब होता है कि जो मॉड्यूल है वो स्टार्ट हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, स्टार्ट होने पे ये बेसिकली अगर स्टार्टेड होता है तो ट्रू रिटर्न करता है, वरना फॉल्स रिटर्न करता है। ठीक है, तो अगर स्टार्ट होगा तभी ये इसको करेगा। ठीक है, तो मॉड्यूल के लीनियर लेयर्स की बात कर रहे हैं, अगर हम मॉड्यूल में लीनियर लेयर्स स्टार्ट हुई। ठीक है, उसके बाद मैंने सबसे पहले टॉर्च डॉट एन एन डॉट इनिट डॉट नॉर्मलाइज। ठीक है, नॉर्मल मतलब नॉर्मल फंक्शन। ठीक है, और उसके बाद मॉडल डॉट वेट्स मीन जीरो स्टैंडर्ड डेविएशन, ये नाम में है उसके। जब मेरे को नॉर्मल वेट्स को कॉल करना होता है तो अंडरस्कोर लगाना ही पड़ता है। ये मेरा डिफाइंड पार्ट नहीं है, ये टॉर्च जो मॉड्यूल हम यूज कर रहे हैं उसी का डिफाइंड पार्ट है। ठीक है, उसके बाद मॉड्यूल डॉट वेट्स कि भाई मॉड्यूल के अंदर जितने भी वेट्स हैं वो उनका मीन जीरो कर दिया मैंने, और स्टैंडर्ड डेविएशन 0.02, मतलब बहुत छोटी स्टैंडर्ड डेविएशन रखी कि मेरा कहने का क्या मतलब है, जो भी वेट्स साइन होंगे, ठीक है, उन सबका एवरेज जीरो रहेगा। ठीक है, जो उसके अंदर डेविएशन आएगी वो बहुत थोड़ी सी डेविएशन आएगी। ठीक है, कि भाई जो वेट्स हैं वो थोड़े बहुत इधर उधर तो हो, बट इन दी एंड बहुत ज्यादा फर्क ना पड़े मेरे मॉडल को कुछ भी, क्योंकि मेरे को क्या करना है, बाद में जब मैं ट्रेनिंग करूंगा तब इन वेट्स की वैल्यू असाइन होगी। तो अभी मेरा गोल है कि भाई बिल्कुल जीरो जीरो रख दो सबको, बट अगर मैं सबको जीरो जीरो रखूंगा तो मेरा मॉडल सिंक हो जाएगा ना, तो मैं थोड़ा सा डिविएट करवा रहा हूँ उसको। ठीक है, यहाँ पे मैंने एम्बेडिंग के लिए भी देख लिया, एम्बेडिंग के लिए भी सेम किया कि भाई अगर एम्बेडिंग स्टार्ट हुई है तब भी सेम करना है हमें। ठीक है,
अच्छा, और मॉडल बिल्कुल बायस नहीं है, सॉरी इज नॉट ना, मॉडल बायस है, ठीक है, तो हम उसमें जीरो बायसेस भी डाल रहे हैं उसके। इज नॉट नन लिखा है कि नन नहीं है तो, और खाली है तो कुछ नहीं करना, अगर नहीं है तो जो उसके बायसेस हैं वो भी हम एक्टिवेट कर रहे हैं बेसिकली मॉडल के अंदर, ठीक है। उसके बाद हम फॉरवर्ड वाले पार्ट पे आ गए। कहाँ पे? एलिफ में? नहीं नहीं, मॉडल के दो पार्ट्स है ना, एक तो जो मेन लेयर्स हैं वो वाली जो कंटेंट को प्रोड्यूस कर रही हैं, दूसरा इज इंस्टेंस, हाँ कि जो मैंने मॉडल दे रहा हूँ वो स्टार्ट हुआ या नहीं हुआ। हाँ हाँ, नहीं हुआ नहीं है, वो एल्स नहीं है, एलिफ है। उसके बाद मैं, नहीं मैंने कब बोला, इफ तो आप सेपरेटली यूज कर सकते हो ना, एल्स को सेपरेटली यूज नहीं कर सकते, एल्स लगाना है तो इफ लगाना पड़ता है पहले, ठीक है। पहले वाले में मैं लीनियर लेयर्स को चेक कर रहा हूँ कि जो मेरे मॉडल की है वो जो मेरे मॉडल की लीनियर लेयर्स हैं वो एक्टिव है या नहीं है। दूसरे में एम्बेडिंग को चेक कर रहा हूँ, डेटा एक बार कन्वर्ट होगा, एक बार फिर ट्रेन होगा ना उस पे, तो दोनों के लिए अलग अलग पार्ट कर रहे हैं, मतलब टेक्निकली सेम ही कर रहे हैं बट डिफाइन करना पड़ता है अलग अलग, ठीक है। मैं सिंगल बस ये करके नहीं छोड़ सकता, ठीक है ना। उसके अंदर हम फॉरवर्ड नेटवर्क पे आ गए, डेटा पास करवा रहे हैं इसमें से, ठीक है। एक काम करो, आप ये वाला कोड फटाफट पढ़ लो, बहुत इजीली समझ आएगा, ठीक है। हम जो ऑलरेडी काफी ज्यादा मैंने कॉन्टेक्स्ट दे रखा है आपको, चलो फॉरवर्ड वाला बता देते हैं। उसके अंदर मेरे पास सी नहीं होगा, आईडीएक्स हमने इंडेक्स साइज लिया है ना, इंडेक्स को हमने कहाँ से ले जो है, एक मिनट रुको। नहीं वो मैं उसके, अरे उसके अंदर आईडीएक्स आ कहाँ से रहा वो देख रहा हूँ, काफी बड़ा कोड है, मैं भी भूल गया हूँ ना कहाँ कहाँ पे क्या क्या मैंने भेजा वो कहाँ से, और अभी नहीं लिखा, बहुत टाइम पहले लिखा था ये कोड। इसमें कर रहे हैं हम, जनरेट के अंदर कर रहे हैं ना, अच्छा आईडीएक्स हम, अच्छा नहीं है, जनरेट कहाँ पे, मॉडल डॉट वेल में, अच्छा मॉडल डॉट जनरेट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट और मैक्सिमम टोकन भेजे हैं तो हमारे किस उस पे है, किस इंडेक्स पे आईडीएक्स फर्स्ट ही है। सो हम मॉडल डॉट जनरेट करते हैं कॉन्टेक्स्ट, अच्छा इंडेक्स इज बेसिकली कितना कॉन्टेक्स्ट हम उसको भेज रहे हैं, आईडीएक्स इज बेसिकली कितना कॉन्टेक्स्ट में उसको भेज रहा हूँ, हर एक पर्टिकुलर वर्ड का कुछ कॉन्टेक्स्ट है, ठीक है। अब मैं कंट्रोल कर सकता हूँ ना कि कितना कॉन्टेक्स्ट एक्चुअली मैं उसको दे रहा हूँ, तो मैं नीचे से भेज रहा हूँ जो भी आ रहा है, हाँ ये कॉन्टेक्स्ट में आईडीएक्स के अंदर भेज रहा हूँ ना। हम्म, पोजीशन, ए रेंज, अरेंज नहीं ए रेंज, मैं रेंज डिफाइन कर रहा हूँ ना, यहाँ पे नंबर्स आते हैं ना मेरे पास, हाँ टी, जो उसको ऊपर साइज है उस तक। हम्म, टॉस का मतलब है कि इसके बीच में हम वैल्यूज निकाल रहे हैं, ठीक है, और जो डेटा टाइप आएगा वो लॉन्ग में रखना है, मतलब जीरो नहीं देना, 0.0 देना है, उसको डिवाइस के अंदर भेज दिया। नहीं ये तो ए रेंज के अंदर डॉट डिवाइस लिखने से चल जाता है, बाहर नहीं चलता, डॉट टू डिवाइस ही करना पड़ता है बाहर को। ए रेंज का फंक्शन लगा देगा ना जो हमने, इसके अंदर इस तरीके से होता है, हाँ, बाहर टू डिवाइस करना पड़ता है, हाँ। हम्म, हाँ जी, पोजिशन को पोजिशन में, ड्रॉप लेयर लगा दी ना इसके ऊपर, ड्रॉप लेयर, ऊपर यहाँ पे ड्रॉप लेयर डिफाइन की हुई है, ये नहीं, हाँ तो तभी तो ट्रांसफॉर्मर के अंदर से ड्रॉप कॉल किया है मैंने, प्लस पोजीशन एम्बेडिंग्स, सारी एम्बेडिंग्स को ऐड करके उस पर ड्रॉप आउट लेयर लगा दी। सेल ट्रांसफॉर्मर एच पे, एच भी ऊपर डिफाइंड है, एच इज माई मॉड्यूल लिस्ट, जो भी मेरी मैंने बताया ना कि 4 लेयर बन जाएंगी, उन 4 लेयर के ऊपर एक एक लेयर करके एट्रीट कर रहा हूँ मैं,
कि भाई जो मेरा डेटा है वो पहले ब्लॉक से निकला, फिर उसी ब्लॉक से दोबारा निकला, फिर उसी ब्लॉक से दोबारा निकला, फिर उसी ब्लॉक से दोबारा निकला। जो ब्लॉक है उससे 4 बार निकल रहा है मेरा डेटा। ये 25 हो गए हैं। क्या? कहाँ पे बोल रहे हो आप? अच्छा ये, हाँ एलिमेंट की लेयर है ना ऊपर भी, है तो सही। इससे पास किया मैंने। लॉस को नन डिफाइन कर दिया, एक वेरिएबल बनाया लॉस का। हाँ बाय डिफॉल्ट लॉस को खत्म कर दिया, बिल्कुल भी लॉस नहीं है अभी तक ना। कि टारगेट्स नहीं है तो हाँ। अरे गाइस थोड़ा शांत। हाँ बता रहा हूँ। देखो हमारे पास लॉजिस्टिक व्यू होता है, लॉगिट्स व्यू होता है, इसे लॉगिट्स बोलते हैं, लॉजिस्टिक नहीं। एंड टारगेट्स व्यू होता है, ठीक है। लॉगिट्स व्यू क्या होता है, जो हमारे पास डेटा इंटरनली चल रहा है, और टारगेट व्यू उसे कहां तक लेके जाना है, ठीक है। हमने दोनों को -1 किया, मतलब सिंगल रो में ट्रांसफर कर दिया। हाँ, और ये हमें क्योंकि व्यू और साइज में डिफरेंस क्या होता है, जो हमारा डेटा अंदर चल रहा है उसको हमने एक्चुअली श्रिंक किया। जो डेटा हमारे मॉडल के अंदर है उसको हमने एक्चुअली श्रिंक किया एक रो के अंदर, ठीक है। और जो हमारा टारगेट है उसको सिर्फ श्रिंक करके देखा, टारगेट को एक्चुअली श्रिंक नहीं किया, कि वो श्रिंक करके दिखेगा कैसा वो किया। डॉट व्यू और साइज में ये डिफरेंस होता है। साइज का मतलब एक्चुअली जो डेटा है वो एक रो में ट्रांसफर हो गया, ठीक है। और डॉट व्यू का मतलब उसको हमने एक रो में ट्रांसफर करके सिर्फ देखा। क्रॉस एंट्रोपी, क्रॉस एंट्रोपी लॉस लगाते हैं, याद है? नहीं नहीं नहीं, ये लॉगिट्स भी डेटा अंदर चल रहा है जो मॉडल के अंदर है, और टारगेट कहां तक पहुंचना है, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस बचा, वही तो लॉस हुआ। ये बेसिकली उसको इस तरीके से समझो ना, कि जो लॉगिट्स व्यू है वो हमारा वो प्रिडिक्शन वाला पार्ट है, और टारगेट व्यू जो एक्चुअली डाटा था वो है, तो उसके बीच में कितना लॉस है। हाँ ये अब आगे करेंगे, ठीक है। उसको वो पढ़ना पढ़ लो, ठीक है। आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है ना। हाँ ये वाला एक नो ग्रेड वाला करके वैसे कोड खत्म हो जाएगा, पढ़ लेना। मेरे को एक्चुअली एक मीटिंग लेनी है अभी, ठीक है ना। इसको कल कर लेंगे, कल पूरा ही कर लेंगे हम इसको ना, ज्यादा बचा भी नहीं है। अरे थोड़ा आराम से बोल लो, ठीक है ना। इसको आप पढ़ लो, और समझा तो मैं कल दूंगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। वहाँ पे किसमें हो, कौन से कोड में हो? अच्छा नो ग्रेड वाले पे हो। यहाँ पे कौन, मैंने क्यों लिया था? और इसमें तो हम बेसिकली कर तो ये रहे हैं कि जो हमारे पास कॉन्टेक्स्ट है उसको बेसिकली शफल कर दिया, एक तरीके से उल्टा सीधा कर दिया। अब मैंने ये क्यों लिखा मेरे को याद नहीं है, ठीक है। चलो, थैंक यू गाइस।